तो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन साउंड। साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वैसे ही साउंड एक एनर्जी है। वो जो एनर्जी है, इट सेंस ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, एक हियरिंग का सेंस देती है वो एनर्जी। साउंड कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, कन्वर्ट होती है। जब कभी हम लोग क्लैप करते हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है। मस्कुलर एनर्जी इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, क्योंकि हम क्लैपिंग में मस्कुलर एनर्जी का यूज करने वाले हैं। तो मस्कुलर एनर्जी कहाँ से आई? जो भी हम लोग फूड इनटेक करते हैं केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, तो यहाँ पर एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, जिससे कि लास्ट एज ए रिजल्ट हमें साउंड एनर्जी मिलती है। अगेन यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होती है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक बेल है, when connected to electricity starts producing sound. Here again electrical energy is converted into sound energy. So now production of sound. साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? तो साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप कहीं पर भी अगर आपको साउंड सुनाई दे रहा है, तो वो एक ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। द मोशन ऑफ मटेरियल और ऑब्जेक्ट कॉजेज वाइब्रेशन। कभी भी मान लो कि अभी मैं जो बोल रहा हूँ, तो मेरे गले में जो वोकल कॉर्ड है वहाँ से वाइब्रेट हो रहा है, उसी की वजह से आवाज़ निकल रही है और आप लोग सुन पा रहे हैं। तो वाइब्रेशन इज अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट सेंट्रल पोजीशन। इट ऑल्सो रिफर टू एज एन ऑसिलेशन। मेरे जो वोकल कॉर्ड है वहाँ पर ऑसिलेशंस हो रहा है, तभी वो साउंड बाहर निकल पाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप देख लो, अगर कोई जो पानी अगर नीचे गिर रहा है, तो वहाँ पर पानी में वाइब्रेशन हो रहा है, वो गिर रहा है, इसी वजह से वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तभी उसका साउंड हमें सुनाई देता है। जैसे कि आप एक रबर बैंड है, उसको स्ट्रेच करते जाओ और छोड़ते जाओ, तो वहाँ पर भी आपको साउंड सुनाई देगा। जो प्लग्ड वाइब्रेट है वो साउंड को प्रोड्यूस करेगा। एक्टिविटी टू शो दैट वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूसेस साउंड। जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया, एक तो रबर बैंड वाला, राइट। दूसरा ट्यूनिंग फोर्क का भी एग्जांपल ले सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ट्यूनिंग फोर्क को रबर पैड पे हिट करते हैं। हिट करने से ट्यूनिंग फोर्क में वाइब्रेशन आती है और वो वाइब्रेशन हम लोग सुन पाते हैं। अगर दूसरा मतलब अगर इफ अ सस्पेंडेड टेबल टेनिस बॉल इज टच विथ अ वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग, जो भी हमने ट्यूनिंग फॉर वाइब्रेट करवाया, अगर उस किसी तरीके से हम टेनिस बॉल को जो भी लटकाया हुआ है उसको टच करवाते हैं, तो वहाँ पर भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, टेनिस बॉल भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। प्रॉन्ग वाइब्रेट करता है, तो यही वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। ट्यूनिंग फॉर्क इज एन इंस्ट्रूमेंट used in laboratory to perform sound related experiments. Now some example of how certain sounds are produced. Sound कैसे produce होते हैं? In every musical instrument there is vibrating part which produces sound. In case of musical instruments like flute, air column vibrates to produce sound. String musical instruments like sitar, veena, guitar, सब में टाइटली स्ट्रेच स्ट्रिंग रहता है, जिसको वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है। इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस बाय वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स। वोकल कॉर्ड्स इन द लैरिंक्स वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। वी हियर साउंड विथ आवर ईयर्स। तो मैंने पहले भी बोला था कि वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन की वजह से साउंड क्रिएट होता है। जब भी बर्ड अपने विंग्स को फ्लैप करता है, तब भी साउंड प्रोड्यूस होता है। नाउ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, मतलब कि साउंड कैसे आगे बढ़ता है। द ट्रैवलिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। साउंड इज प्रोपेगेटेड बाय टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स में आगे या फिर पीछे की जो ऑसिलेशंस हो रही है, उसी की वजह से जो साउंड है वो प्रोपेगेट करता है, ट्रैवल करता है।
So when object vibrates, it sets the particles of the medium around it vibrating. Each particle disturbs the particle. Thus disturbance is carried from one source to the listener. जैसे कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो मेरे आगे जो भी पार्टिकल्स होंगे, जो भी एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो वाइब्रेट होते हैं. वो वाइब्रेट हुए मॉलिक्यूल्स आगे वाले मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करते, वो और आगे वाले मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करते हैं. ऐसे ही साउंड प्रोपेगेट करता है. साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अ मीडियम इज नेसेसरी फॉर साउंड टू प्रोपेगेशन ऑफ साउंड. मीडियम चाहिए ही साउंड को प्रोपेगेट होने के लिए, वरना वो प्रोपेगेट हो ही नहीं पाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा. So the matter or substance through which sound is transmitted is called medium. The medium can be solid, liquid or gas. कोई भी मीडियम हम लोग ले सकते हैं, साउंड वहां से ट्रैवल करेगी. साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम के पास कोई मीडियम ही नहीं है, तो वहां पर साउंड ट्रैवल ही नहीं होगा. इसीलिए स्पेस में होने वाले इतने बड़े डिजास्टर्स हम सुन नहीं पाते, क्योंकि वहां पर साउंड वेव ट्रैवल ही नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होगी. सो वेव्स दैट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपेगेट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव. तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है, राइट. साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम. नाउ एक्टिविटी टू शो दैट साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, राइट. तो मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बेल है, राइट. इलेक्ट्रिक बेल को हम लोग एक जार में फिट कर देते हैं, मतलब कि एक चैम्बर कर देते हैं उसके अंदर, और यहाँ पर उसका एक नॉब है, राइट. अब ये जो इलेक्ट्रिक बेल है उसको मैंने कंप्लीटली वैक्यूम के साथ कनेक्ट कर दिया. यहाँ पर वैक्यूम है, राइट. ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की वो वैक्यूम के लिए है, सबसे बॉटम में ड्रॉ की है, और यहाँ से मैं उस इलेक्ट्रिक बेल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ. तो इलेक्ट्रिसिटी से वो बेल बजने लगेगी, ये यहाँ पर कोलाइड होगा. ये जो बेल है, वो नॉब है, वो डिस्क के साथ, ये हमारा डिस्क है, डिस्क के साथ कोलाइड होगा, उससे साउंड प्रोड्यूस होगी. बट इसको मैंने पूरा वैक्यूम कर दिया है, तो वैक्यूम की वजह से अंदर कोई साउंड प्रोपेगेट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैक्यूम मतलब नो मीडियम, एंड नो मीडियम मतलब नो साउंड प्रोपेगेशन. बट जैसे ही मैं वैक्यूम को हटा दूंगा तो अंदर एटमॉस्फेयर चला जाएगा, और एटमॉस्फेयर फिर साउंड को प्रोपेगेट होने देगा. तो जब अंदर एटमॉस्फेयर होगी तब हम साउंड क्लियरली सुन पाएंगे. नाउ साउंड प्रोपेगेट्स एज अ वेव. साउंड कैसे प्रोपेगेट होता है? तो एक प्लेस से अनदर प्लेस में वो वेव्स के फॉर्म में आगे बढ़ता है. So because of the disturbance of particles of the medium, sound propagates, आगे बढ़ता है. तो wave is a phenomenon or disturbance in which energy is transferred from one point to another without any direction contact between the points. देखिए साउंड जो आगे बढ़ता है तो उन पॉइंट्स के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, मतलब सिर्फ मीडियम होता है. तो ऐसे वेव्स के फॉर्म में साउंड आगे बढ़ता है और ऐसे हमें सुनाई देता है. सो साउंड इज कंसीडर्ड एज अ वेव. पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ओनली वाइब्रेट, दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. पार्टिकल खुद आगे नहीं जाएगा, वो सिर्फ डिस्टर्बेंस को आगे बढ़ाता है. नाउ वेव्स के कुछ टाइप है. सो ओनली टू टाइप्स आर देयर, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स. लॉन्गिट्यूडनल, तो जिस पार्टिकल की जो भी टू और फ्रो मोशन है वो वेव्स की ही मोशन के डायरेक्शन में है, मतलब कि वेव्स अगर जा रहे हैं राइट हैंड साइड डायरेक्शन में और ट्रू फ्रो मोशन भी उसी डायरेक्शन में हो रही है, तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलेंगे. जैसे कि साउंड वेव. तो साउंड वेव्स आर ऑलवेज, इट्स ऑसिलेशंस आर ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ दैट वेव, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव. नाउ ट्रांसवर्स वेव, यहाँ पर टू और फ्रो मोशन साउंड वेव के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होगी, तो वो हमारा ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा. मतलब के ऑसिलेशन की जो डायरेक्शन है वो प्रोपेगेशन के एग्जैक्टली ऑपोजिट है. जैसे कि
यहाँ पर मैं वेव ड्रॉ करूँगा और ये वेव ऐसी होगी। तो प्रोपेगेशन है राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, बट उसके ऑसिलेशन है अप डाउन, मतलब कि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू दी प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जाम्पल है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, कैसे, अब ये देखेंगे। सो साउंड वेव्स ट्रैवल करेगा एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसकी जो टू एंड फ्रो मोशन है। तो साउंड वेव जब जाएगा आगे, बैक एंड फोर्थ होते होते वो, मतलब कि जो बैक एंड फोर्थ मोशन है वो तो रेस्ट पोजीशन से ही होगा, तो डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड, hence sound wave are longitudinal wave. Longitudinal wave can be shown through a sling की। तो कैसे हम लोग longitudinal wave को देखेंगे। So hold one end of the sling key and fix the other end of the wall nail. Now stretch the sling key by putting the hand. After a while push the stretched sling key toward the wall. You will observe that coils come close at some regions, whereas it moves apart at other regions, forming regions of compressions and rarefactions. तो आपने देखा होगा कि बहुत मतलब अभी अभी भी मिलता होगा, एक स्प्रिंग होती है लंबी सी, अलग अलग कलर्स की, उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं। तो उस स्प्रिंग को अगर आप पुश और पुल करोगे कंटिन्यूस वे में, तो आपको एग्जैक्टली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दिखेगा, क्योंकि आप अगर वो वेव्स देखोगे ध्यान से तो सम पोर्शन में वो जो स्प्रिंग के जो टर्न्स है वो पास पास होंगे और कुछ प्लेसेस में वो दूर दूर होंगे। तो जब पास पास होंगे तो वो कंप्रेशंस कहलाएगा और दूर दूर होंगे तो वो कहलाएगा रेयरफैक्शंस। तो लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि साउंड वेव्स कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन की वजह से आगे बढ़ेंगे, प्रोपेगेट होंगे। सो यहाँ पर compressions and rarefaction. So sound travels as successive compressions and rarefaction in the medium, right? That we know. Compressions represented by C and rarefaction by R. So when a vibrating object moves forward, pushes and compresses the air in front of it, forming a region of high pressure called compression. क्योंकि compressions में सब कुछ पास पास होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो कंप्रेशंस आर रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड डेंसिटी, डेंसिटी भी हाई हो जाएगी क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास पास होते हैं। तो पार्टिकल्स आर वेरी क्राउडेड, आर रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पोर्शन और पीक ऑफ द कर्व कॉल्ड क्रेस्ट। उसको क्रेस्ट से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि वहां पर प्रेशर मैक्सिमम, डेंसिटी मैक्सिमम और पार्टिकल्स बहुत ही क्राउडेड वे में मिलेंगे। नाउ व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड, it forms a region of low pressure, it's called rarefaction. So यहाँ पर low pressure and low density and where the particles are away from each other, right? So that is called rarefaction, and in the graph we are representing that rarefaction by trough or valleys. Now characteristics of sound waves. There are four characteristics: amplitude, wavelength, frequency and speed. So as the sound wave propagates in a medium, the density as well as pressure of the medium at a given time varies with distance above and below the average value. क्योंकि sound wave ऐसे ही propagate करेगा। तो increase in density is not same throughout compression. मैक्सिमम इंक्रीज इन डेंसिटी इज सीन एट द सेंटर ऑफ कंप्रेशन। जो भी कंप्रेशन पोर्शन है उसके सेंटर में हमें मैक्सिमम डेंसिटी मिलेगी क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स बहुत ही एक दूसरे से नजदीक नजदीक होंगे। सो यहाँ पर एक ग्राफ से हम लोग उसकी जो फिनोमिनन्स है वो समझेंगे। तो पहला है वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब सिंपल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, मतलब कि एक ऑसिलेशन वाला डिस्टेंस, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक।
तो तीनों के तीनों वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है लैम्बडा, राइट। नाउ टाइम फॉर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब फ्रॉम मीन पोजीशन टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. So here wave is moving from left to right, right? So first is amplitude. Amplitude, that is the factor. So amplitude of sound wave is height of the crest or tuft. Whatever the height we get maximum, that is called amplitude. Amplitude is how high the crest are in sound wave. The maximum displacement associated with the particle constituting a wave is called amplitude, and it represents by capital A, and SI unit is meter because it is one kind of distance. So amplitude depends upon the force with which an object vibrates. For example, when we hit a table hard, a loud sound is produced due to its larger amplitude. Similarly, if we hit the table slowly, the sound produced is low, amplitude is small. Loudness as well as soft sound is determined by its amplitude. अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो साउंड लाउड है, एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड कम है, राइट. नाउ वेवलेंथ. वेवलेंथ नाउ वी नो डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट टू ट्रफ एंड वन ऑसिलेशन डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ. तो साउंड वेव के हिसाब से वेवलेंथ की डिस्टेंस क्या होगी, तो दो कंप्रेशंस के बीच का डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ, वैसे ही दो रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक का, तो वो हो जाएगा वेवलेंथ. तो वेवलेंथ वो एक डिस्टेंस हुआ, तो उसका ऐसे यूनिट मीटर होगा, उसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट. So wavelength can also be considered as distance over which graph wave is repeated for one oscillation. I said that. Now frequency. So number of vibrations completed by a particle in 1 second is called frequency. मान लो कि अगर आपका पंखा 1 सेकेंड में 7 बार घूम जाता है तो पंखे की फ्रीक्वेंसी हो गई 7 हर्ट्ज. तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को 1 सेकेंड के से डिफाइन करेंगे, मतलब कि 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी है. तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टोटल टाइम इज फ्रीक्वेंसी. सो 1 अपॉन t पीरियडिक टाइम, so that value gives us frequency value. So we can calculate the frequency of sound by calculating the number of compressions or rarefaction in 1 second. अगर दोनों की वैल्यू, दोनों के नंबर्स हमें मिल जाएं तो हम फ्रीक्वेंसी इजीली फाइंड कर सकते हैं. और फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है वो है न्यू और ऐसा यूनिट है हर्ट्ज. नाउ टाइम पीरियड. Time taken to complete one oscillation is called time period, simple. Or we can say time taken to complete one vibration is called time period. It represented by capital T and SI unit is second. So time period of a sound wave is time between two successive compressions or two successive rarefaction is called time period. Now velocity of sound wave. It is distance traveled by a wave in 1 second. So speed represented by v, speed with which compression and rarefaction move ahead is called velocity. So the speed of sound is more in solid, less in liquids and least in gases. क्योंकि अगर हमारे पास रिजिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, तो उसमें स्पीड ज़्यादा होगी, लिक्विड में कम होगी और गैस में तो और भी कम होगी. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन v, nu and lambda. So wave velocity is equal to, velocity means distance upon time. So wave velocity is equal to distance covered by time taken. So wavelength upon time taken, that is wave velocity. So whatever wavelength lambda by t, that is wave velocity, right. So here wave velocity. Now what is 1 upon t? That is frequency nu. So 1 upon t, we can write frequency now. So that's why frequency into wavelength, here it gives wave velocity.
So velocity of sound remains almost same for all frequencies in given medium under the same physical conditions. Now dependence of speed of sound. तो पहला डिपेंडेंस है नेचर ऑफ द मीडियम. स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रैवल्स. सो स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स. अगर पानी में है तो उसकी स्पीड अलग होगी, अगर तेल में है तो उसकी स्पीड अलग होगी. तो स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन सॉलिड, लेस इन लिक्विड, लीस्ट इन गैस. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन आयन, that is 5130 meter per second, which is very much. Similar velocity of sound in water, it is approximately 1410 meter second inverse, and velocity in air, that is 330 meter second inverse. So सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड की बारी और फिर गैस की बारी. टेम्परेचर ऑफ मीडियम. The speed of sound also depends on the temperature of the medium. If the temperature of the medium is more, speed of sound is more. So speed of sound is directly proportional to the temperature, that we can say. Actually we have that equation, it is directly proportional to the root of temperature. So speed of sound at 0 degrees Celsius is 332 meter per second. Now humidity of medium. स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, क्योंकि ह्यूमिडिटी में जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, मतलब लिक्विड हो गया, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पहले गैस था, तो गैस में तो स्पीड कम थी, बट अब थोड़ा लिक्विड हो गया, ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ गया, तो वहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी. तो इसीलिए इन रेनी सीजन ह्यूमिडिटी इज हाई, देयरफॉर स्पीड ऑफ साउंड इज मोर. Now characteristic of sound as we hear it. First is loudness. So loudness of sound is the measure of sound energy reaching the ear per second. एक सेकेंड में कितनी साउंड की एनर्जी हमारे कान तक पहुंचती है, that defined by loudness. So loudness or softness of a sound is the sensation that depends upon its amplitude. So when we strike the top of a table with more force, it vibrates and produces a loud sound. But when we strike the top of a table with lesser force, the vibrating tabletop produces soft iron sound waves. Louder sound has more amplitude, that we discussed earlier. अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो वो आवाज़ सॉफ्ट हो जाएगी. नाउ पिच. When a guitar and flute are played together, then the sound emitted by the two musical instruments are different. क्योंकि हमें पता चल जाता है, क्यों? क्योंकि दोनों की पिच अलग अलग है. तो the difference is due to one more characteristic of sound, namely pitch. So pitch is the sensation, brain's interpretation of the frequency of an emitted sound. The pitch of sound depends on the frequency of vibration. तो पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा. फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, पिच ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम हो जाएगी. तो फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ सोर्स, हायर इज द फ्रीक्वेंसी, हायर द पिच, एंड वाइस वर्सा. सो सिमिलरली लो पिच साउंड करस्पॉन्डिंग टू लो पिच. अ हाई पिच साउंड इज कॉल्ड श्रिल साउंड, राइट? म्यूइंग ऑफ कैट, साउंड ऑफ गिटार, गर्ल्स वॉइस. High pitch has more compressions and rarefactions. Low pitch sound is called hoarse source, heavy sound, sound of lion, boy's voice. Low pitch has less compressions and rarefactions. Now, quality or timbre. So quality or timbre of sound wave is that characteristic which helps us on distinguishing between two sounds of same loudness and same pitch. Now music and noise. Music is the sound that is pleasant to hear to the ears. For example, sound coming out of musical instruments. Noise is the sound that is unpleasant to hear the ears. For example, sound produced by vehicles, right?
तो म्यूजिक और नॉइज में बहुत ही वास्ट डिफरेंस है। म्यूजिक वो मन को अच्छा बनाता है सुनने में, और नॉइज मन को बिगाड़ देता है, राइट। टोन एंड नोट। A pure sound of single frequency is called tone. An impure sound produced by a mixture of many frequencies is called note. तो ये दोनों का डिफरेंस था। Sonic boom, speed of sound in air that we know, speed of fastest runner that we know 12.5. So many objects such as aircrafts, bullets, rocket plane travel at a speed greater than the speed of sound in air. Such objects are said to be traveling with supersonic speed. तो जो भी स्पीड मतलब कि जो भी साउंड, राइट, तो जो भी ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज भागे तो वो सुपरसोनिक स्पीड हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट मूविंग विथ स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड सुपरसोनिक स्पीड। Supersonic aircraft produces shock waves in air due to its very high speed. So the air pressure variation associated with shock waves produces a sharp and loud sound called sonic boom. तो जो भी एयरक्राफ्ट है वो सुपरसोनिक स्पीड से अगर भाग रहे हैं तो जो वो जो भी साउंड क्रिएट करती है, क्योंकि वहां से शॉक वेव प्रोड्यूस होगा, तो उस साउंड को हम लोग सोनिक बूम बोलेंगे। सो सोनिक बूम इज अ लाउड साउंड ड्यू टू शॉक वेव्स जनरेटेड बाय ऑब्जेक्ट्स मूविंग विथ सुपरसोनिक स्पीड। सो शॉक वेव्स हैव लॉट ऑफ एनर्जी, दे कैन डैमेज बिल्डिंग्स एंड ब्रेक ग्लासेस। लाइट travels faster than sound. Speed of light that we know 3 into 10 raised to 8 meter per second. So man hears sound of thunder only after he sees the flash of lightning. This is because light travels at this speed and sound travels at this speed. So much variation in between these velocities. That's why we see first and we hear later of the thunder sound. Similarly, the flash of gunshot reaches us before the sound of the gunshot. This is because again light has more speed than the sound has. Now reflection of sound. Reflection. Sound gets also reflected at the surface of solid or liquid, just like light. So the bouncing back of sound when it strikes the surface of a solid or liquid is called reflection of sound. Hard surfaces like mountain, wall, metals are good reflectors of sound, while soft surfaces like cloth, paper, etc. are bad reflectors of sound. Now laws of reflection of sound. जैसे कि हमें law of reflection of light पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर sound के लिए. So there are basically two laws of reflection of sound. Incident sound wave, reflected sound wave and normal at the point of incident all lie in the same plane. तो ये हमारा लाइट का जो लॉ था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका जो सेकेंड लॉ था उससे बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम है. एंड सेकेंड लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंट साउंड वेव इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव. और ये जो यहाँ पर सेकेंड लॉ लिखा है वो लाइट मतलब के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फर्स्ट लॉ के बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम है. सो नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट साउंड वेव नीड्स रफ और पॉलिश एंड लार्ज ऑब्स्टिकल इज वेरी मच नेसेसरी. क्योंकि साउंड को अगर रिफ्लेक्ट होना है तो रफ होना पड़ेगा, पॉलिश होना पड़ेगा और वो लार्ज भी होना चाहिए. सो यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन दिखाया है, जैसे कि ये सोर्स है, साउंड आगे बढ़ा, यहाँ पर पाइप रखी थी कि जिससे साउंड एक बीम के फॉर्म में आगे बढ़े, और रिफ्लेक्ट होके वापस एक पाइप रखी कि जिससे बीम के फॉर्म में हमें सुनाई दे, राइट. तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था टू नो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. सो
that is the experiment. Simple. Take two pipes, take one bell, right, as a source of sound, and we have to hear through the other pipe. Simple. Now by this experiment we can found that incident angle is equal to angle of reflection, and all light rays and normal are all sound rays and normal all are lying in the same plane. Now use of reflection of sound, कहाँ पर यूज करेंगे, कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेगाफोन लाउड स्पीकर में होता है, बल्ब हॉर्न, स्टेथोस्कोप, हियरिंग एड, साउंड बोर्ड, इन सब में रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोग साउंड को सुन पाते हैं. फर्स्ट लाउड स्पीकर हमें पता ही है, राइट. मेगाफोन्स, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रम्पलेट, सेनाइज एटसेट्रा डिजाइन to send sound by multiple reflection in a particular direction without spreading in all directions. क्योंकि अगर साउंड स्प्रेड हो जाएगा तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा. Then stethoscope. Doctors listen to sound from human body through a stethoscope. So वहाँ पर भी साउंड के बहुत सारे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने की वजह से फिर वो हमें सुनाई देता है. Then sound board. So generally the ceiling of cinema halls and auditoriums are curved so that sound after multiple reflections reaches all parts of the whole hall, right. Now we have term which is echo. If we clap near a reflecting surface like tall building or a mountain, we hear the same sound again. This sound which we hear is called echo. इसको दूसरी तरीके से भी हम लोग सुन पाते हैं. अगर आपका एक रूम है वो टोटली खाली है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर आप कोई साउंड प्रोड्यूस करते हो तो भी आपको एको सुनाई देगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड echo, and echo is heard when sound is reflected from a hard surface such as cliff of a mountain. So to hear an echo clearly, the time interval between the original sound and reflected one must be at least 0.1 second. तो जो सोर्स है ना ऑब्जेक्ट साउंड का, वो साउंड का सोर्स और रिफ्लेक्शन वाला साउंड दोनों के बीच का डिफरेंस मिनिमम 0.1 सेकेंड होना चाहिए, नहीं तो हमें एको नहीं सुनाई देगा. क्योंकि हमारे जो कान के सेंसेशन है वो इतनी ही लिमिट तक है. So sound covers 344 meter in air in 1 second, but 0.1 second sound would cover a 34.4 meter only. So here for this time and this distance, the reflecting surface must be at half of the distance, because sound has to travel this much of distance to hear the echo. So similarly distance should be 17.2 meter, but total length covered by the sound is 34.4 meter, right. So that is the value. So here reflecting surface we have to kept more than 70.2, then sound would reach to our brain after 0.1 second. We would be able to hear the echo of sound. तो हमें 7.2 मीटर पे या फिर उससे ज़्यादा रखना है कि जिससे 0.1 सेकेंड जितना टाइमिंग मेंटेन हो जाए और हम एको इजीली सुन पाए. कंडीशन टू एक्सपीरियंस द साउंड ऑफ एन एको. सो देयर आर टू कंडीशन. वन इज साउंड मस्ट कम बैक टू पर्सन आफ्टर 0.1 सेकेंड. And from above condition, the reflecting surface must be at minimum distance of 17.2 meter. It also depends on temperature. Now reverberation. Echoes may be heard more than once due to repeated or multiple reflections of sound from several reflecting surfaces. The persistence of sound wave for a long time because of repeated reflections of sound is called reverberation, right.
So here usually this happens in big halls, right? जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम होते हैं वहाँ पर रिवर्बरेशन होता है. रिवर्बरेशन मतलब कि साउंड की बहुत बार रिफ्लेक्शंस. तो बहुत बार अगर रिफ्लेक्शंस होगा तो साउंड कैसा हो जाएगा, ब्लर्ड हो जाएगा और डिस्टोर्टेड हो जाएगा. क्योंकि हॉल्स में अगर कोई चीज़ बहुत बार रिफ्लेक्शंस होगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शंस की वजह से एक साउंड दूसरे में मिक्सड अप हो जाएंगे. सो दिस कैन ऑफन लीड टू एनोयंस. बराबर सुन नहीं पाते, बराबर. तो कॉन्सर्ट में ये चीज़ ज़्यादातर होती है क्योंकि ऑडिटोरियम्स पैक होते हैं. तो ये जो रिवर्बरेशन चीज़ है वो होने के कारण हम साउंड को अच्छे से क्लियरली सुन नहीं पाते हैं. सो रिवर्बरेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टॉपिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. अगर आप रिफ्लेक्शन को अगर रोक दो तो फिर रिवर्बरेशन से बच सकते हो. कैसे? तो हमें जो भी वॉल के जो मटेरियल है उसको एब्जॉर्बेंट बनाना पड़ेगा कि जिससे साउंड एब्जॉर्ब हो जाए और रिफ्लेक्ट ना हो पाए. जैसे कि कर्टेन्स है, प्लांट फाइबर, कंप्रेस फायरबोर्ड, कारपेट्स, इन सबको साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा कि जिससे साउंड एब्जॉर्ब हो जाए और साउंड हम क्लियरली सुन पाए. So these materials absorb undesired reflected sound and reduce reverberations. Now types of sound based on frequency. Range of sound. Humans cannot hear sound all the frequencies because human range is only from 20 Hz to 20,000 Hz. So thus audible range or range of hearing for average human being is about only in this range. Children under 5 years of age can hear up to 25,000. मतलब कि छोटे बच्चे को और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ भी सुनाई देगी क्योंकि उनके जो कान है वो सेंसिटिव होंगे. Now sound beyond audible range of human being, infrasound and ultrasound. So infrasound or infrasound, infrasonic sound or infrasound. Frequency below 20 Hz is called infrasonic. Now infrasonic के कुछ एग्जाम्पल है. Simple pendulum produces sound below 20 Hz. Human being cannot hear infrasonic sound because हमारे जो कान है वो उतने सेंसिटिव नहीं है क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज ही मतलब 20,000 हर्ट्ज ही सुन पाते हैं. तो यही उसकी लिमिटेशन है ह्यूमन ईयर की. Many animals such as whale, elephant, rhinoceros, etc. can produce and hear that infrasonic sound. Now ultrasonic or ultrasound or ultrasonic. This sound is above the frequency of 20,000 Hz, right? कुछ एनिमल इसको सेंस कर पाते हैं जैसे कि डॉग्स, कैट, बैट, मंकी, डियर एट्सेट्रा. चिल्ड्रन कुछ बच्चे भी इस टाइप के साउंड को सुन पाते हैं क्योंकि उनकी जो ईयर है उसकी कैपेसिटी अच्छी होती है सुनने की. Earthquakes, volcanic eruptions also produce ultrasound. So audible sound bends at the edges while ultrasound doesn't bend at the edges, right? Use of ultrasound. Ultrasound के यूज़ क्या है? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत ही लार्ज होती है तो वो ज़्यादा एनर्जी से आगे बढ़ सकता है. तो हम बहुत ही उसका यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अलग अलग यूसेज के अकॉर्डिंग. तो डिटेक्शन ऑफ एनी डिफॉर्मिटीज, फ्लोज, क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स और शीट्स. हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कहीं पर भी अगर क्रैक है तो. अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज्ड टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस लाइक स्पाइरल ट्यूब्स. क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हम लोग कुछ जो पार्ट्स है जहाँ पर हम पहुँच नहीं पाते हैं, हमारा हाथ या फिर कुछ पहुँच नहीं पाता है, तो तब अल्ट्रासाउंड के यूसेज से हम उसको क्लियर कर सकते हैं. अल्ट्रासाउंड इज़ यूज बाय बैट्स टू फाइंड प्रे. तो बैट पहले तो अल्ट्रासाउंड एमिट करती है,
फिर जो प्रे है उसमें से वो रिफ्लेक्ट करके वापस बैट पर पहुंच जाती है। तो बैट एमिट भी करती है और रिसीव भी करती है। तो इसी वजह से बैट को पता चलता है कि प्रे कितना दूर है और कैसे उसको पकड़ना है। तो वो अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी की मदद से अपना जो खुराक है उसको बनाती है, राइट। क्योंकि बैट जो है वो आंखों से सेंस नहीं कर पाते, वो सिर्फ रेज को एमिट करते हैं, और जब वो रेज आगे ऑब्स्टेकल होने की वजह से वापस आते हैं तब बैट को पता चलता है कि हाँ इतना डिस्टेंस ऑब्स्टेकल का है। Some moths can hear ultrasound and this helps them in escaping from their predators. Dolphins use ultrasound to find fish. फिश को फाइंड करने के लिए डॉल्फिन्स यही साउंड का इस्तेमाल करती है, राइट। अल्ट्रासाउंड मे बी एम्प्लॉयड टू ब्रेक स्टोन्स फॉर्म इन द किडनीज इनटू फाइन ग्रेन्स। क्योंकि किडनीज में जो भी स्टोन्स होते हैं उसके ऑपरेशन में हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड स्कैनर टू डिटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स को फाइंड करने के लिए अगेन अल्ट्रासाउंड का यूज़ होगा। और अल्ट्रासोनोग्राफी भी एक प्रोसेस है कि जिससे हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है उनका स्टडी किया जाए। देन इकोकार्डियोग्राफी इज द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड टू डिटेक्ट एक्टिविटीज ऑफ हार्ट, उसमें भी अल्ट्रासाउंड यूज होगा। और अल्ट्रासोनोग्राफी इज यूज टू स्टडी डेवलपमेंट ऑफ फोटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट एनी एबनॉर्मलिटीज ऑफ अ बेबी। नाउ सोनार stands for sound navigation and ranging. The sonar technique is used to determine the depth of sea to locate under it, right? Now sonar कैसे काम करता है? तो सोनार बेसिकली अल्ट्रासाउंड को एमिट करता है, आगे जाके वो कोई भी ऑब्स्टेकल है उससे टकराता है और फिर वो अल्ट्रासोनिक साउंड वापस जाता है वो जो जहाँ से आया था। तो ये जो टाइमिंग है उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हाँ ऑब्स्टेकल इतना दूर है। तो पहले तो जो अल्ट्रासाउंड है वो जाता है, तो जाने का डिस्टेंस फिर आने का डिस्टेंस दोनों का सम होगा, मतलब कि 2D हो जाएगा, इज इक्वल टू V इंटू टी। तो जब कभी भी हमें अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो इस फॉर्मूला की मदद से हम वो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इस मेथड में पहले जो भी सबमरीन है वो अल्ट्रासाउंड एमिट करेगी, फिर आगे जानेगी कि आगे कौन सा ऑब्स्टेकल है, तो वो जो अल्ट्रासाउंड है वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस वही सबमरीन में पहुँच जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा। तो ये है उसकी फॉर्मूला। तो ये जो मेथड है टू मेजरिंग डिस्टेंस इज नोन एज echo ranging. So echo ranging is the process of finding distances using process of ultrasound, right? Now topic is human ear, structure of human ear. So the human ear can be divided into three main parts: external ear, middle ear and internal ear. So first is outer ear, right? So the outer ear is outside the body and is called pinna. It extends into ear canal and ear canal is filled with air, simple. Then middle ear. The middle ear is composed of the eardrum or tympanum. It is an elastic membrane, circular in shape, and the bone oscilles. There are three bone ossicles, namely the hammer, the anvil, and the stirrup. Then third one is the inner or internal ear. The internal ear is composed of cochlea and three semicircular canals. The cochlea is filled with liquid. हमारे कानों में वो येलो कलर का कोई लिक्विड होता है, तो वो हमें बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स से बचाता है। मतलब जैसे कि इंसेक्ट है तो वो उसमें फंस जाते हैं तो वो ज़्यादा अंदर तक
नहीं जा पाते. The cochlea makes the hearing apparatus and the auditory nerve from it goes to the brain. So working of human ear. So working is the outer ear called pinna collects the sound waves. The sound waves passes through the ear canal to a thin membrane called eardrum. The eardrum vibrates. The vibrations are amplified by three bones of the middle ear called hammer, anvil and stirrup. The middle ear then transmits the sound waves to the inner ear. In the inner ear, the sound waves are converted into electrical signals by the cochlea and sent to the brain through the auditory nerves. The brain then interprets the signal as sound.